नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पटना गोलीकांड में वांटेड बताए जा रहे खान सर अब सरेंडर नहीं करेंगे, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। ये आपको पता भी चल चुका होगा। शनिवार की सुबह से ही दोपहर तक लगातार बड़े बड़े न्यूज चैनलों में नीचे ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी खबरें कि खान सर पटना कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो अदालत में जाकर खुद को सरेंडर करने वाले हैं। फैजल खान उर्फ खान सर जो हैं वो सरेंडर करने वाले हैं। ये खबरें खूब उछली दोपहर तक, लेकिन दोपहर में खान सर के एडवोकेट अरविंद कुमार सामने आए। कैमरे पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि खान सर अदालत में सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि सोमवार को, आने वाले सोमवार 8 जून को अग्रिम जमानत के लिए अपील करेंगे। और वकील का दावा है कि पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ बेवजह एफआईआर दर्ज की है। उनको फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। साजिश किसने रची? साजिश क्या यह सिर्फ दो कोचिंग वालों के बीच आपस की कंपटीशन की बात है, या फिर यह घटना जो है ये ऊपरी बात है और साजिश करता कहीं दूर बैठा हुआ है और जो है इसमें सूत्रधार कोई और है? इसकी क्या पुलिस जांच करेगी गहराई से? उम्मीद तो यह की जा रही है कि पटना पुलिस गहराई से जांच करेगी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। तो दोस्तों, साजिश किसने रची, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं एडवोकेट अरविंद कुमार। तो इस आरोप को क्या एक वकील के बस अपने मुवक्किल के बचाव में एक नॉर्मल स्टेटमेंट मान लिया जाएगा और भुला दिया जाएगा, या जांच होगी? सवाल तो उठते हैं। बहरहाल एडवोकेट अरविंद कुमार ने कहा कि चूंकि खान सर के गार्ड्स ने गोली किसी को मारने के लिए नहीं चलाई, बल्कि सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की थी, किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था, बल्कि सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की थी। किसी को गोली लगी भी नहीं और कोई गोली से घायल भी नहीं हुआ। फिर हत्या के प्रयास का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कैसे बनता है? और यही खान सर के पक्ष में सबसे बड़ी दलील भी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कड़वा सच यह भी है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है और ये धाराएं जो हैं गैर जमानती धाराएं हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और पुलिस की जांच अब सीधे खान सर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आप जानते हैं पिछले 48 से 60 घंटे से पुलिस जो है इनको ढूंढ रही है गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन खान सर कहां है ये पुलिस को पता भी नहीं चल रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया के एक सेक्शन में ये खबरें आ रही हैं और कहां चली जा रही हैं पता नहीं। कई लोग ऐसे चलते फिरते बात भी कर रहे हैं, एक नैरेटिव जन्म ले रहा है जो बिल्कुल गलत है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून में और अदालतों में ये बातें नहीं ठहरती। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या खान सर के नाम में खान होना उनकी मुस्लिम पहचान और गरीब छात्रों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ही उनके खिलाफ माहौल बनाने की सबसे बड़ी वजह बन गई है? क्योंकि ऐसी बातें शायद लोगों के मन में इसलिए भी उठ रही होंगी कि जिस तरीके से माहौल इस समय पूरे देश में बनता हुआ नजर आ रहा है, लोग इस सवाल को, ये जो सवाल है उनके जहन में आ रहे होंगे। और कई समर्थक ये भी कह रहे हैं कि अगर यही मामला किसी बड़े चेहरे के साथ जुड़ा हुआ होता तो क्या पुलिस इतनी तेजी से एक्शन में आती जो खान सर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? लेकिन यहां साफ ये भी कर देना जरूरी है दोस्तों कि कहीं भी ये मामला अभी तक नहीं आया है कि मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और कानून में ये सारी बातें नहीं टिकती। और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें भी ये बातें कहीं नहीं है। और दोस्तों, इसी पूरे विवाद के बीच खान सर के हेल्थ सेंटर पर भी संकट मंडराने लगा है। खबरें आ रही हैं और दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई जिसके हवाले से मैं बता रहा हूं आपको। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पटना के 462 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 78 हॉस्पिटल्स फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, और इनमें खान सर का खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी शामिल बताया गया है। और ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग में, ग्राउंड प्लस 5 मंजिलों की बिल्डिंग में 2 सीढ़ियां होनी चाहिए अलग अलग, लेकिन वहां सिर्फ एक सीढ़ी बताई गई है और पर्याप्त स्प्रिंकलर भी नहीं पाए गए। फायर फ्लोर प्लान लगाने का निर्देश भी दिया गया है और अग्निशमन विभाग ने, फायर डिपार्टमेंट ने आगामी 15 दिन के अंदर अगर ये सब ठीक नहीं कर दिया गया तो हॉस्पिटल, खान सर का जो हॉस्पिटल है वो सील कर दिया जाएगा, ये भी चेतावनी दी है।
खान सर के हॉस्पिटल, और बाकी जो हैं उसका क्या होगा पता नहीं, हो सकता है उसको उनको भी कहा गया होगा। बहरहाल यानी खान सर पर एक तरफ फायरिंग का केस का कानूनी दबाव है, तो दूसरी तरफ उनके हेल्थ सेंटर पर फायर सेफ्टी नियमों की तलवार भी लटक रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब महज इत्तेफाक है या खान सर के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खोल दिए गए हैं। एक तरफ कोचिंग सेंटर फायरिंग केस है, तो दूसरी तरफ गार्ड्स की गिरफ्तारी, तीसरी तरफ BNS 109 यानी हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस, चौथी तरफ आर्म्स एक्ट, पांचवी तरफ हेल्थ सेंटर पर फायर सेफ्टी की कार्रवाई की चेतावनी, और छठी तरफ सोशल मीडिया का एक किसी किसी हिस्से में जो खबरें अचानक आती हैं चली जाती हैं, और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं चलते फिरते कि खान सर के मुस्लिम पहचान, ये वाला नैरेटिव। तो दोस्तों, खान सर गरीब छात्रों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय चेहरा है, ये सभी जानते हैं, पूरे देश में सब जानते हैं। और जिस खान सर को लाखों करोड़ों छात्र जो हैं पढ़ाई, स्ट्रगल और उम्मीद का चेहरा मानते हैं, वही खान सर अब पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर धाराओं के आरोपी बन चुके हैं या बना दिए गए हैं। और पुलिस कह रही कि मामला गंभीर है, खान सर का पक्ष कह रहा है कि वो पूरा केस जो है गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, और जनता जानना चाहती होगी शायद कि इसमें सच क्या है। भाई बताओ, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि बगल वाला जो है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और इनका खान ग्लोबल स्टडीज ये सेंटर, इन दोनों बीच का ही मामला है या फिर ये सिर्फ ऊपर का मामला है, और खान सर के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है और सूत्रधार कहीं और बैठा है जो पता नहीं चल रहा है। ये सवाल उठते हैं। पुलिस तो इसकी जांच करेगी। मामले की शुरुआत दोस्तों आपको पता होगा ही, क्योंकि आप लगातार न्यूज देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से, कि मामले की शुरुआत पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स है इनके बीच बढ़ते तनाव से हुई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की जड़ जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो रिजल्ट्स आए और उसमें जो सक्सेसफुल रहे, उसका क्रेडिट को लेने के लिए दोनों के बीच में बवाल मच गया। ये सेंटर कह रहा है कि वो हमारे स्टूडेंट्स थे और वो कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स थे, और दोनों ने उनके फोटो छाप दिए थे अपने होर्डिंग्स में, बैनर में। इसी को लेकर बवाल मच गया और दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि सफल छात्र जो हैं ये उनके इंस्टीट्यूट से जुड़े थे, और यही विवाद धीरे धीरे कोचिंग वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया, ऐसा कहा जा रहा है। और खान सर का आरोप रहा है कि कॉम्पिटिटर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उनके इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया, क्योंकि वे गरीब छात्रों को कम फीस में पढ़ा रहे हैं और बड़े कोचिंग नेटवर्क की कमाई पर चोट कर रहे हैं। यह खान सर की दलील है। और घटना वाली रात की बात जो है, खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर बवाल हुआ। तस्वीरें सबने देखी, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया में, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में। आरोप है कि कुछ उपद्रवी जो हैं उन्होंने कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया, पत्थरबाजी हुई, बैनर फाड़े गए, मारपीट हुई और माहौल जो है हिंसक हो गया। खान सर के पक्ष का कहना है कि उनके इंस्टीट्यूट और वहां मौजूद लोगों पर हमला हुआ था, इसलिए गार्ड्स ने डराने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। लेकिन पुलिस की जांच का दावा कुछ और दिशा में जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, पुलिस ने खान सर के 2 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को गिरफ्तार किया है। आपको मालूम होगा उनके लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिए गए हैं, और अब हथियारों की फॉरेंसिक जांच की बात भी सामने आई है। जांच तो होगी, क्योंकि जो गोली चलाई गई है और जो वहां पर खोखा गिरा है उसका मिलान होगा। और सबसे गंभीर मोड़ इस स्टोरी में तब आया जब पुलिस के हवाले से यह दावा सामने आ रहा है कि गार्ड्स ने अपने बयान में कहा है कि भीड़ उग्र होने पर खान सर ने कथित तौर पर फायरिंग करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि गोली चला, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। और खान सर के पक्ष में इसे झूठा, दबाव में लिया गया या गलत तरीके से पेश किया गया बयान बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने इसी आधार पर केस को बेहद गंभीर बना दिया। और भारतीय कानून के तहत लाइसेंसी बंदूक रखने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि व्यक्ति को कहीं भी गोली चलाने की छूट मिल गई है। गौर कीजिएगा, अगर आपके पास भी लाइसेंसी हथियार है तो जोश में मत आ जाइएगा। आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स के अनुसार सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस में भीड़, क्राउड अगर है, सड़क, बाजार या फायर आर्म फ्री जोन में फायरिंग करना गंभीर कानूनी कार्रवाई को जन्म दे सकती है, भले ही हथियार लाइसेंसी क्यों ना हो। और अदालत ऐसे मामलों में यह भी देखती है कि फायरिंग आत्मरक्षा में हुई थी, सेल्फ डिफेंस में हुई थी, या उससे लोगों की जान और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था।
भले ही दलील दे रहे हो अभी खान सर के वकील, लेकिन इसकी जांच तो होगी और अदालत में साबित करना होगा। दोस्तों, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 109 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगना कोई मामूली बात नहीं है। ये धाराएं खान सर के लिए कानूनी रूप से बहुत भारी साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में, उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, अगर गार्ड्स ने सचमुच हवाई फायरिंग की थी और किसी को गोली नहीं लगी तो क्या हत्या के प्रयास की धाराएं लगनी चाहिए? खान सर का पक्ष यही कह रहा है कि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस का पक्ष यह हो सकता है कि अगर भीड़ पर फायरिंग का निर्देश या इरादा साबित होता है तो मामला सिर्फ हवाई फायरिंग का बिल्कुल नहीं रह जाता, ये कानून भी कहता है हमारा, बल्कि जीवन को खतरे में डालने वाली कार्रवाई माना जा सकता है। यानी अब असली लड़ाई अदालत में इस बात पर हो सकती है कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में थी, डराने के लिए थी, या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी। इसलिए खान सर की तरफ से सरेंडर की जगह अग्रिम जमानत की रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, इसके पीछे की असली वजह यहां है। अग्रिम जमानत की रणनीति अपनाई जा रही है और यह रणनीति साफ बताती है कि उनकी लीगल टीम पहले गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो गई तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहेगा, बल्कि खान सर की छवि, प्रतिष्ठा, छात्रों का भरोसा और इंस्टीट्यूट की साख सब पर असर पड़ेगा दोस्तों। और लेकिन एक बात यह भी है कि ये जो ऑफेंसेस दर्ज हुए हैं ये गैर जमानती हैं, इसमें अरेस्ट मस्ट माना जाता है, यानी कि होना ही है ऐसा कहा जाता है। और खान सर सिर्फ एक व्यक्ति भर नहीं है, वो एक ब्रांड है दोस्तों, पूरे देश में सभी जानते हैं और उनको इंस्पिरेशन कहा जाता है कई लोगों के लिए। और जब कोई ब्रांड कानूनी संकट में फंसता है तो अदालत से पहले जनता की अदालत में उसकी सुनवाई जो है शुरू हो जाती है, लोग कहने लगते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और दोस्तों, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें खान मुस्लिम एंगल देना बिल्कुल गलत है, और मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। ये जो गुनाह का जो मामला दर्ज किया गया है, इसमें कानून अपना काम करे, अदालत अपना काम करेगी, बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो परसेप्शन अगर बाहर बन रहा है तो ये गलत है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर फायरिंग हुई है, हथियार चले हैं, गार्ड्स गिरफ्तार हुए हैं तो जांच होगी ही। और दूसरा वर्ग कह रहा है कि खान सर को कोचिंग माफिया के दबाव में फंसाया जा रहा है, और तीसरा वर्ग इसे राजनीतिक और सामाजिक एंगल से भी देख रहा है और पूछ रहा है क्या खान सर की मुस्लिम पहचान को लेकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस तीसरे एंगल पर सबसे बड़ी सावधानी जरूरी है दोस्तों। सवाल उठाना अलग बात है, इसलिए इसे सवाल की तरह रखा जा सकता है बिल्कुल, और इसे परसेप्शन की तरह हमें नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल की एक बार फिर से दोस्तों। फिर से खान सर ने गरीब और आम लोगों के लिए किफायती जांच और इलाज के नाम पर हेल्थ सेंटर शुरू किया था, और उनके समर्थकों का कहना था, सपोर्टर्स का, कि उन्होंने पढ़ाई को सस्ता करने की कोशिश की। वैसे ही हेल्थ जांच और इलाज को भी आम आदमी की पहुंच में लाने की कोशिश की खान सर ने। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसी हेल्थ सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां पाई गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अचानक कमियां पाई गई। और ग्राउंड+5 बिल्डिंग में 2 सीढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन एक बताई गई। स्प्रिंकलर नहीं है, बहुत कम है। फायर फ्लोर प्लान लगाने को कहा गया है, और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि ऊंची इमारतों और अस्पतालों में लिफ्ट को सीढ़ी का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि आग लगने पर लिफ्ट काम नहीं आती है। और यहां भी 2 तस्वीरें हैं दोस्तों। पहली तस्वीर है, फायर सेफ्टी नियमों का पालन होना ही चाहिए, क्योंकि अस्पताल में मरीज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, गंभीर हालत में लोग होते हैं। और दूसरी तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि ये जो है समर्थक पूछ रहे हैं कि ये कार्रवाई उसी समय क्यों तेज हुई अस्पताल को लेकर, जब खान सर पहले से फायरिंग केस में घिरे हुए हैं। अगर पटना के 78 अस्पताल नियम नहीं मान रहे तो सिर्फ खान सर का नाम ही सुर्खियों में क्यों है? उनका नाम भी सामने आना चाहिए। और यह सवाल भी जनता के बीच उठ रहा है, उठना लाजमी है। लेकिन कानून की नजर में भावनाएं नहीं चलती है ना दोस्तों, दस्तावेज चलते हैं, दस्तावेज, कागजात। अगर अस्पताल में फायर सेफ्टी की कमी है तो उसे ठीक करना ही होगा, करना ही चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज है तो अदालत में उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर अदालत में ये बातें साबित नहीं हुई कि इंटेंशन नहीं था तो फिर फंस गए।
और अगर गार्ड्स ने फायरिंग की है तो हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आएगी। अगर पुलिस ने गलत धाराएं लगाई हैं तो अदालत में चुनौती दी जाएगी। अगर केस बेबुनियाद है तो जमानत और आगे चलकर राहत मिल सकती है। लेकिन अगर पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस निकले तो खान सर के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि एविडेंस जो है बनाए ना गए हो, एविडेंस ओरिजिनल हो, सही हो, और उस पर भी बहस हो सकती है। आज खान सर 3 मोर्चे पर घिरे हैं दोस्तों, कानूनी मोर्चा, प्रशासनिक मोर्चा और जनधारणा वाला मोर्चा, परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन। और कानूनी मोर्चे पर BNS 109 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा कानूनी पेंच है जिस पर गौर करना चाहिए। खान सर के समर्थक बार बार कह रहे हैं कि किसी को गोली नहीं लगी, किसी की मौत नहीं हुई, फिर आखिर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा क्यों लग गई? दरअसल पूरा खेल उन धाराओं का है जो पुलिस ने FIR में लगाई है। और सबसे पहली बात दोस्तों, BNS की धारा 109, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बहुत गंभीर है। और कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा कृत्य करने का आरोप है जिससे किसी की जान जा सकती है या जान लेने का इरादा साबित करने की कोशिश हो तो यह धारा लग सकती है। और इस धारा के तहत अधिकतम मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। और अगर घटना में किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है तो सजा उम्र कैद तक जा सकती है। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक गैर जमानती सेक्शन है, धारा है, यानी पुलिस गिरफ्तारी कर ही सकती है और जमानत सीधे अधिकार के तौर पर नहीं मिलती बल्कि अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। और यही वजह है कि खान सर की लीगल टीम गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, अगर हम बात करें आर्म्स एक्ट की, हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन वह छोटी सी बात नजर डाल लेते हैं। आर्म्स एक्ट की बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर और उनके गार्ड्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 ब्रैकेट में 9 सबसेक्शन 9 और धारा 27 भी लगाई गई। ये जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 है और उस स्थिति से जुड़ी मानी जाती है जब हथियार का इस्तेमाल ऐसे तरीके से किया जाए जिससे दूसरे लोगों की जान सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसमें गुनाह साबित होने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन असली कानूनी खतरा सेक्शन 27 से आता है। आर्म्स एक्ट की धारा 27 हथियार के इस्तेमाल से जुड़ी गंभीर सेक्शन है जिसमें न्यूनतम यानी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है कह रहे हैं। साबित होने पर अदालत इसमें फैसला सुना सकती है। यानी अगर अदालत के सामने पुलिस ये साबित करने की कोशिश करती है कि हथियार का इस्तेमाल कानून के विपरीत तरीके से हुआ या लोगों की जान खतरे में पड़ी तो मामला सिर्फ हवाई फायरिंग का नहीं होगा बल्कि गंभीर आपराधिक मुकदमे का रूप ले सकता है ये। और यही वजह है कि खान सर के समर्थक, उनके सपोर्टर्स इस केस को सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे गंभीर आपराधिक घटना मानकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोस्तों, यही वो कानूनी लड़ाई है जो आने वाले दिनों में तय करेगी कि खान सर को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। 3 मोर्चों में फंसने की बात मैंने कही है, जिसमें दूसरा है प्रशासनिक मोर्चा जिसमें हेल्थ सेंटर की फायर सेफ्टी की रिपोर्ट है, और तीसरा मोर्चा जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा? लेकिन इतना तय है कि पटना का ये केस अब सिर्फ एक फायरिंग केस नहीं रह गया ना, ये बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री, प्रशासनिक कार्रवाई, कानून के इस्तेमाल, सोशल मीडिया नैरेटिव और एक लोकप्रिय शिक्षक की छवि सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। खान सर फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी रास्ता अपना रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, कोई भी अपनाएगा। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, विरोधी पक्ष गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं और जनता जानना चाहती होगी क्या सचमुच खान सर फंस गए हैं या फंसाए जा रहे हैं। दोस्तों, आखिरी फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन फैसला आने में बहुत समय लगता है। फिलहाल तस्वीर साफ है, खान सर की मुश्किलें कम नहीं है, बहुत बड़ी हैं, और सोमवार की अग्रिम जमानत की याचिका उनकी पहली बड़ी कानूनी परीक्षा होगी। अगर वहां राहत मिली तो खान सर को सांस लेने का मौका मिलेगा, अगर राहत नहीं मिली तो पटना पुलिस का शिकंजा और कस सकता है। और तब वही सवाल फिर से गूंजेगा दोस्तों, खान सर की लोकप्रियता उनकी ताकत बनेगी या उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार? सोचिएगा।
इस खबर पर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।